हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का मेरा टॉपिक है रेब्लोजिल। रेब्लोजिल इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। रेब्लोजिल इंजेक्शन एक नई दरियाफ्त है और मेरे ख्याल से थैलेसीमिया कम्युनिटी और थैलेसीमिया वर्ल्ड में ये एक काफ़ी रेवोल्यूशनरी इंजेक्शन ईजाद हुआ है। ये बड़ी रीसेंट इन्वेंशन है जो कि अभी तक ट्रायल से गुज़र के आई है और यूएस में सिर्फ इस्तेमाल हो रही है। और मैं अब आज आपको बताऊंगा कि रेब्लोजिल इंजेक्शन करता क्या है और वो कहाँ यूज़ हो रहा है और उससे क्या बेनिफिट होगा थैलेसीमिया पेशेंट्स को। तो शुरू करते हैं रेब्लोजिल के बारे में। रेब्लोजिल जो है वो ब्रांड नेम है और उसका जो जेनेरिक नेम है वो है लूसपटरसेप्ट AAMT, LUSPATERCEPT। लूसपटरसेप्ट के नाम से जानी जाती है, लेकिन जो ब्रांड उसको बना रहा है वो है रेब्लोजिल। और ये एक प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन है, मेडिसिन है, जो कि अभी यूएस में अवेलेबल है। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है कि ये एरिथ्रॉइड मैच्योरेशन एजेंट है। बेसिकली ये क्या करता है, ये आपके एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्लड, रेड ब्लड सेल्स है, उसको एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। ये उसके अंदर मदद करता है और आपके हीमोग्लोबिन को रेज करने की कोशिश करता है। लूसपटरसेप्ट इंजेक्शन मतलब रेब्लोजिल जो है वो प्रेजर्वेटिव फ्री स्टेराइल पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन आता है, जिसके साथ आप जो इंजेक्शन वाटर है वो मिक्स करके डाइल्यूट करके उसको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लेते हैं। ये एक कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, जिसका नाम एक्सेलेरॉन फार्मा इनकॉर्पोरेशन है, जो कि यूएस की एक बायोलॉजिकल फर्म है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो डेवलप करती है इस तरह के मेडिसिन्स जो कि रेयर डिजीज़ के लिए काम आती हैं। और इन्होंने ये रेब्लोजिल जो है वो बनाई है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा आपको, आप उसकी जो वेबसाइट है आप उस पर भी जाके इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं रेब्लोजिल के बारे में और इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता हूँ। ये FDA से अप्रूव्ड है और ये ट्रीट करती है एनीमियाज इन द एडल्ट विद बीटा थैलेसीमिया मेजर्स। इसका मेन काम यही है कि वो आपके रेड ब्लड सेल्स को इंक्रीज़ करने की कोशिश करती है। द लेवल ऑफ रेड ब्लड सेल्स इट ट्राइज टू इंक्रीज़ इट, ताकि आपका ट्रांसफ्यूजन लेने का जो बर्डन है ना वो कम हो सके। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि जैसे अगर आप ट्रांसफ्यूजन ले रहे हैं 3 वीक्स में, तो ये उसके ड्यूरेशन को एक्सटेंड करेगी ताकि आपको 3 हफ्ते नहीं मतलब 4 हफ्ते में लेना पड़े, या 4 हफ्ते नहीं 5 हफ्ते में लेना पड़े। उसका तरीका ये है कि जैसे जैसे ये इंजेक्शन इंसान लेता है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफ्यूजन जो है वो डिलेड हो जाती है। और उसमें ये फ़ायदा होता है कि एक तो आप ब्लड देर से लेंगे तो आपका आयरन फेरेटिन जो है वो भी कंट्रोल्ड रहेगा, क्योंकि वो बढ़ेगा नहीं तेज़ी से। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। अच्छा, रेब्लोजिल जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं है ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स का। मतलब ये कोई क्योर नहीं है कि आप रेब्लोजिल इंजेक्शन लगाने लग जाएंगे तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये क्योर नहीं है बिल्कुल भी। ये सिर्फ उसको सपोर्ट करने के लिए ताकि ट्रांसफ्यूजन्स डिले हों और जो बर्डन है ट्रांसफ्यूजन्स का वो कम हो पेशेंट के ऊपर। और ऑल्सो जो इदारे हैं, जो थैलेसीमिया केयर सेंटर्स हैं, उन पे भी बर्डन कम होगा, ताकि लोग डिले के साथ आएंगे तो उनको चांस मिलेगा बाकी पेशेंट्स को कैटर करने के लिए। रेब्लोजिल इंजेक्शन जो है वो 2 वेरिएंट्स में आ रहा है, 25 mg और 75 mg में। ये अभी सिर्फ यूएस में अवेलेबल है। जैसे मैंने कहा, डिपेंड करता है बॉडी वेट और इंसान की हीमोग्लोबिन लेवल्स प्री एचबी और पोस्ट एचबी लगाने के बाद, तो उसके बाद जो है वो डोज एडजस्ट की जाएगी। ऑफ कोर्स ये ख़ुद से नहीं इंसान कर सकता, ये डेफिनेटली ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, तो इसको लाजमी जो है वो डॉक्टर ही कंट्रोल करे। और ये एडमिनिस्टर की जाती है किसी सेंटर या हॉस्पिटल या क्लिनिक जहाँ पर भी थैलेसीमिया केयर दी जा रही है, जिधर भी कंट्रीज़ में जहाँ ये अवेलेबल होगी, ये सेंटर्स ही लगाएंगे। या आप ख़ुद से या पेशेंट ख़ुद से अपने घर में जैसे डेस्फ्रॉल लेता है उस तरह से नहीं लगा सकता। इसको लाजमी जो है वो हॉस्पिटल ही एडमिनिस्टर करेगा,
क्योंकि ये कोई आम मेडिसिन नहीं है या आम इंजेक्शन नहीं है। इट इज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड इंजेक्शन जो कि एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, और मॉनिटर करना पड़ेगा पेशेंट को उसकी प्रोग्रेस, जिस पे वो देखा जाएगा कि हीमोग्लोबिन कितना पहले था और जब इंजेक्शन दिया तो कितनी देर उसने सस्टेन किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हॉस्पिटल जो है वो मॉनिटर करेगा, जो हॉस्पिटल हो या थैलेसीमिया सेंटर हो जो किसी पेशेंट को टेक केयर कर रहे हैं और उसको ये इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक ये बाकी किसी भी जगह पे अवेलेबल नहीं है। यूएस में ट्रायल्स जो हैं, उस ट्रायल का नाम है बिलीव, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और उनमें बहुत सारे पेशेंट्स के जो हैं वो फीडबैक रिकॉर्ड हुए हैं और ये स्टडी जो है वो पूरी की गई है। उसके बाद ही ये अब आम तौर पे लगाया जा रहा है वहाँ पर कुछ चंद पेशेंट्स में। अब हम इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे। रेब्लोजिल जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव इंजेक्शन है और जो अभी तक लिस्टेड प्राइस जो हमें पता चली है वो यही है कि जो 25 ग्राम्स वाली इंजेक्शन है वो $3,700 का एक इंजेक्शन है अप्रॉक्सीमेटली, और जो 75 mg ग्राम की वायल है वो तकरीबन $11,000 के करीब है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। और आई एम श्योर ये डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनीज़ या थैलेसीमिया केयर सेंटर्स जो कि जिसके लिए उनको ये फ़ंड जो है बजट एलोकेट करना पड़ेगा अगर ये इंजेक्शंस अवेलेबल किए जाएं। आई होप कि ये आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके सस्ते हों ताकि ये आम हो जाए। और लेकिन अभी शुरुआत है, जैसे आईफोन नया आता है तो बहुत महंगा होता है, तो उसी तरह बाद में वो सस्ता हो जाता है। तो इट इज़ द सेम थिंग, द इंजेक्शन इज़ वेरी एक्सपेंसिव एट द मोमेंट एंड आई डोंट थिंक कि अभी ये सबके लिए अवेलेबल होगा, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा दुनिया में पहुंचता जाएगा, हर कोने में और हर कंट्री में, और इंशाअल्लाह ये सबको अवेलेबल हो और सब इसको यूज़ कर सकें। अच्छा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आते हैं, जो कि नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं आम तौर इंजेक्शंस के या दवाइयों के, वो तो आपको पता ही है। यूजुअली हेडेक, नोज़िया, डायरिया या फटीग, कफ, बोन पेन्स, डिजीनेस, ये इस तरह के तो ये नॉर्मल इसके साथ भी एसोसिएटेड हैं जो कि फ़ीडबैक में नज़र आए हैं ट्रायल्स के बाद। लेकिन सीरियस जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो ये हो सकते हैं कि थ्रोम्बोसिस हो जाए, जैसे कि ब्लड क्लॉट या हाइपरटेंशन। ये दो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि सुनने में आ रहा है कि ट्रायल्स के दौरान कुछ लोगों को ये भी नज़र आए हैं और उनके साथ हुआ है। इसको देने का तरीका जो अभी तक हमें पता चला है वो यही है कि इसको पहली डोज़ जो है वो दी जाएगी। पहले तो देखा जाएगा बॉडी वेट और इंसान का जो हीमोग्लोबिन लेवल है और उसकी नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफ्यूजन्स क्या आती हैं, एक तो वो रिकॉर्ड की जाएंगी शुरू में देने से पहले। डोज़ भी कैलकुलेट होगी बॉडी वेट के हिसाब से, किसी को 50 मिलीग्राम लगेगी या किसी को 25 ग्राम लगेगी, किसी को 75 ग्राम लगेगी। तो और जिस वक्त दिया जाएगा ट्रांसफ्यूजन के बाद उसको ये इंजेक्शन लगाया जाएगा ताकि वो सस्टेन कर सके और उसका HB लेवल मेंटेन हो सके। पहली डोज़ देने के बाद 3 हफ्ते बाद सेकंड डोज़ लगेगी, तो 3 वीक्स के बाद चेक किया जाएगा कि हीमोग्लोबिन कितना बढ़ा या कितना सस्टेन हुआ या कितना ड्रॉप तो नहीं ज़्यादा हुआ। अगर तो थोड़ा बहुत मेंटेन हुआ, जैसे कि कुछ लोगों का 1 ग्राम गिरता है पर वीक, किसी का 0.75 mg ग्राम गिरता है पर वीक, तो जिसका भी ड्रॉपिंग रेट है वो मॉनिटर किया जाएगा और 3 हफ्ते बाद सेकंड डोज़ दी जाएगी। सेकंड डोज़ देने के बाद भी देखा जाएगा कि हीमोग्लोबिन मेंटेन हो रहा है या वहीं स्टैग्नेंट है, तो ठीक है। फिर तीसरी डोज़ जो है वो अगले 3 हफ्ते बाद दी जाएगी। तो पूरा प्रोसेस जो इनिशियल स्टार्टअप जो है ना वो 9 वीक्स का होगा, एवरी 3 वीक्स एक डोज़। और अगर 9 वीक्स के बाद भी कोई बेहतरी नज़र नहीं आती या हीमोग्लोबिन सस्टेन नहीं करता तो फिर उसको स्टॉप कर दिया जाएगा उन पेशेंट्स के लिए जिनको सूट नहीं करी। तो ये सूट करने की भी बात है। आई डोंट नो हर एक को सूट करेगा नहीं करेगा, डिपेंड्स ऑन हाउ द बॉडी कोऑपरेट्स विद द इंजेक्शन एंड how it takes you further on sustenance of the HB levels and maintain the HB levels. जो इसकी सेफ्टी है इंजेक्शन की देने की, वो ऑफ कोर्स एक बिलीव नाम का जो ट्रायल हुआ है यूएस में, उसका काफ़ी सारे फीडबैक हैं। मेरे पास थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि लोगों को 6 मंथ्स जो है रेब्लोजिल के साथ एक्सपोज़ किया गया और 94% जो हैं वो उन्होंने बेहतर उनके रिज़ल्ट्स आए। 94% जितने भी पेशेंट की लॉट थी, मतलब जो उन्होंने सिलेक्ट किए थे, आई डोंट नो 50 के करीब मेरे ख्याल से पेशेंट्स इनिशियली सिलेक्ट किए थे, तो
उसमें 94% जो है वो बेहतरी नज़र आई पेशेंट्स में जिन्होंने कोऑपरेट किया इनके साथ, मेडिसिन के साथ, और उसका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा दिखा। ज़्यादातर लोग जो थे उनकी एवरेज एज 30 इयर्स थी, तो ये मेरे ख़्याल से किया गया होगा 20 साल की उम्र से ऊपर 40 साल की उम्र तक के पेशेंट्स को, या उससे ज़्यादा भी। और देखा ये गया कि एवरेज एज जो है वो 30 इयर्स की थी, जो ट्रायल में जिन लोगों को ये ट्रायल में दी गई मेडिसिन। अभी तक ये मालूम है कि ये जो पेशेंट हैं और उनके बच्चे हैं और वो रिसेंटली माँ बनी हैं, तो उनके लिए सजेस्ट नहीं किया जाएगा, दिया जाए, क्योंकि अभी तक कोई स्टडी नहीं है कि ये बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकती है ड्यूरिंग फीडिंग। तो फ़िलहाल प्रेग्नेंट थैलेसीमिया पेशेंट्स, फ़ीमेल पेशेंट्स के लिए भी नहीं है, और जिनकी रिसेंटली बर्थ हुई है बच्चों की, उनके लिए भी नहीं है। अगर ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंसी कम करने की रेशो में अगर आएँ, तो जो ट्रायल उन्होंने जिन पेशेंट्स पे किया, तो उनमें उनको यही नज़र आया कि 33% जो है ना ट्रांसफ्यूजन का बर्डन कम हो गया उन पेशेंट्स में जिनको रेब्लोजिल दी गई। तो इससे यही साबित हो रहा है कि ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंसी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएगी जैसे जैसे इंजेक्शन सूट करता जाएगा, और ये दिया जा सकता है आगे तक। पहले तो 9 हफ्ते में मालूम पड़ जाएगा कि ये सूट कर रहा है कि नहीं, और अगर सूट कर रहा हुआ तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो वही 3 वीकली होगी, लेकिन उसकी डोज कम होती जाएगी अगर मेंटेनेंस जो है वो ठीक होती जा रही है, HB लेवल मेंटेन हो रहा है और ट्रांसफ्यूजन डिले हो रही है। तो ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंसी कम हो रही है बेसिकली रेब्लोजिल इंजेक्शन से। इसका ये मतलब नहीं है कि थैलेसीमिया ठीक हो रहा है या क्योर हो रहा है। इट्स नॉट अ क्योर, इट इज़ जस्ट टू हेल्प द पेशेंट्स टू हैव रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। तो रेब्लोजिल के बारे में अभी तक यही जानकारी है, और मैं देखूँगा टिफ़ के साथ भी डिस्कशंस होंगी इसकी रिज़ल्ट्स के ऊपर, जो और दुनिया में कहाँ यूज़ हो रहा है। ये भी एक नेक्स्ट सेशन आना है हमारा टिफ़ के साथ, जिसमें आई विल बी ऑल्सो अटेंडिंग इट, एंड वी विल नो मोर अबाउट रेब्लोजिल इन द लेटर स्टेजेस। अभी तक तो यही मालूमात है, और मेरे ख्याल से एज़ द टाइम पासेस एंड एज़ इट गेट्स अवेलेबल इन different countries, I'm sure we will have more studies and more feedback from different part of the world. So let's cross our fingers and wait for good results, and I hope कि ये जो रेब्लोजिल है ये अवेलेबल हो जाए इजीली हर कंट्री में, ताकि सारे पेशेंट्स को चांस मिले इसको ट्राई करने के लिए। रेब्लोजिल के बारे में एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि ये लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए बनी है, और अगर ये आपको सूट करती है और इसकी एफिकेसी आपके ऊपर सही है, तो फिर ये ज़्यादा अरसे के लिए यूज़ होगी, ताकि मेडिसिन की इफ़ेक्टिवनेस है उसको भी मॉनिटर करें और आपकी ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंसी को कम करें। So most likely it will be for long term if someone starts and if it suits the person or if it suits the thalassemia patient. इसके बाद और सब्जेक्ट्स पे बात करूँगा, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, और इसके अलावा ये हाइड्रोक्सी यूरिया जो एक मेडिसिन है जो यूज़ होती है, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा इंशाल्लाह। आई विल कम बैक विद अनदर टॉपिक इन माय नेक्स्ट वीडियोस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।